ESPN क्रिक इन्फो हिंदी पे आपका स्वागत है। अब आईपीएल रिटेंशन रिलीज डे भी एक दिन सा बन गया है, एक ओकेजन सा बन गया है, तो चलिए इसे मनाते हैं रॉबिन उत्तपा और वसीम जाफर के साथ। वसीम जाफर तो हमारे रेगुलर है ही इस प्रोग्राम पे, और रॉबिन उत्तपा जो को हम एक डेब्यू कैप दे देते हैं। वसीम, आप ही प्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि पिछले साल तक इनका नाम ऑक्शन लिस्ट में था, चेन्नई टीम के लिस्ट में था। इस बार हमारे ग्राफिक पे इनका नाम होगा जब वो रिलीज किए गए, रिटायर हो चुके हैं इतने अच्छे और सफल करियर के बाद। तो रॉबिन, स्वागत है आपका। वसीम, आपका भी स्वागत है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत हर स्क्वाड के बारे में, और कुछ टेकअवेज भी देख लेते हैं। क्या ऐसे कोई रिलीज या रिटेंशन है जिससे आप शॉक हुए, या फिर आपको लग रहा है फ्रेंचाइजेस ने शायद कोई गलती की है? शुरू करते हैं दो बड़े फ्रेंचाइज के साथ। आईपीएल के दो सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में वसीम, कायरन पोलार्ड एक तरफ से रिटायर हो चुके हैं और सीधा जाएंगे प्लेयर की भूमिका से कोच की भूमिका में, और दूसरी जगह ड्वेन ब्रावो। दो दिग्गज खिलाड़ी वसीम, जिनके जिनके बिना आईपीएल थोड़ा बहुत तो अधूरा लगेगा ही, हालांकि ये अपने लास्ट लेग्स पे थे ही पिछले कुछ साल से। तो आई फील मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो कायरन पोलार्ड, जो डेंजरस कायरन पोलार्ड हम देखते हैं, ही डेफिनेटली उनकी एक लेगेसी रही है मुंबई इंडियंस के साथ में। और मुंबई इंडियंस अपने, चाहे वो प्लेयर्स हो चाहे उनका स्टाफ हो, बहुत जल्दी छोड़ते नहीं है अपने प्लेयर्स को, खास करके इतने बड़े प्लेयर्स को। तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था, और शायद एक लाइक फॉर लाइक उनको रिप्लेसमेंट टीम डेविड में मिल गया है। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर वो थोड़ा स्ट्रगल था। उसके अलावा भी जो वेस्ट इंडीज की टीम में खेले, जो दूसरे लीग्स में खेले, वो सेम इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कायरन पोलार्ड बना रहे हैं। तो कायरन पोलार्ड जैसा प्लेयर मुंबई इंडियंस के डगआउट में बाहर नहीं बैठ सकता। यू कैन सिट हिम आउट एक दो मैच के लिए, बट नॉट फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन। तो मुझे लगता है कि शायद एमआई वालों ने उनसे बात की होगी कि मे बी आप उनके सीन में नहीं है, एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट इट। और मे बी शायद इसलिए उन्होंने ये कॉल भी लिया होगा। वेस्ट इंडीज के लिए भी नहीं खेल रहे हैं, प्रोबेबली ही विल प्ले द अदर लीग्स, बट आईपीएल मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है। क्रिस गेल को भी हमने देखा कि वो भी ऑप्ट आउट हो गए थे लास्ट सीजन। यहाँ पे आप अगर उस तरह का प्रदर्शन नहीं करते, then it becomes a little difficult. तो एक वाइज डिसीजन है। आई फील ही डेफिनेटली, मुझे लगता है वैल्यू ऐड करेंगे एज अ बैटिंग कोच। ड्वेन ब्रावो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि सीएसके उनको वापस प्लेयर्स पूल में डाल के, हो सकता है बाय बैक करने की कोशिश करे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ब्रावो उनके लिए। वो सारे मैचेस तो नहीं खेलते, बट ही डज मेक एन इम्पैक्ट। सो आई डोंट रूल आउट ड्वेन ब्रावो नॉट प्लेइंग। प्रोबेबली शायद उनको बाय बैक करने की पॉलिसी हो सकती है, बट डेफिनेटली दो आइकॉन्स है आईपीएल के। अगर ये नहीं खेलेंगे तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि क्रिस गेल भी चले गए थे, एबी डिविलियर्स चले गए थे, तो डेफिनेटली एक बड़ा वॉइड क्रिएट होगा। रॉबिन, आपको लगता है अब भी ड्वेन ब्रावो एज अ प्लेयर वैल्यूबल हो सकते हैं सीएसके जैसी टीम के लिए? 4.4 करोड़ के लिए उन्होंने खरीदा था उनको, तो शायद ऑप्शन में गए, और अगर सस्ते में आ गए ब्रावो, अज्यूमिंग ऑफ कोर्स कि ब्रावो खेलना और चाहेंगे और संन्यास नहीं लेंगे आईपीएल से। वो संन्यास थोड़ा थोड़ा लेट ही लेंगे। वो वो सिर्फ वो एज सिर्फ नंबर है उनके लिए। वो इतना जल्दी संन्यास नहीं लेंगे, वो खेलेंगे थोड़ा। और मुझे लगता है कि उनको रिलीज करके थोड़ा वो किटी, थोड़ा पूल, कैश का पूल थोड़ा इंक्रीज कर रहे थे सीएसके, ताकि वो जो मेन ऑलराउंडर्स हैं इस ऑक्शन में, कैम ग्रीन, बेन स्टोक्स और सैम करन के लिए बिड करे। अगर इनमें से एक भी मिला, मुझे यकीन है कि डीजे ब्रावो को वापस खरीदेंगे, क्योंकि एक लीडरशिप के तौर पे वो टीम में रहा है, लीडरशिप रोल निभाते हुए। तो मुझे लगता है कि जरूर इनको वापस लेंगे। अगर उनके पास ये इन तीनों में से एक भी प्लेयर मिल गया, तो वो जरूर डीजे ब्रावो को वापस लेंगे। ओके, पोलार्ड पे एक सवाल मेरा उठता है इस बार वसीम, के पिछले साल के डिसीजन के बाद ये बहुत बड़ा निर्णय था सारे फ्रेंचाइजीज को लेना कि वो अगर एक ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर पाए तो किसे कर पाए। उन्होंने पोलार्ड की तरफ गया। अब एक साल के बाद पोलार्ड पहले तो टीम से बाहर हो गए, डेविड खेले उनके आगे फॉर्म की वजह से, और फिर अब रिटायर हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या एज अ फ्रेंचाइज आपको लगता है मुंबई सोच रही होगी हमने एक गलती की यहाँ पे कि पोलार्ड एक ही साल हमें दे पाए? शायद हमें क्विंटन डिकॉक को रिटेन करना था, ट्रेंट बोल्ट को हम रिटेन कर सकते थे। हमने देखा मुंबई के लिए बहुत ही खराब सीजन था पिछले साल। क्या इस डिसीजन के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काफी एक गलती की उन्होंने पिछले साल? जी हाँ, काफी ऐसे लगता है, एक नहीं काफी गलती की। उसके अलावा भी, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स लिए थे, तो
यू डू फील कि वो 1 साल उन्होंने दिए, वो भी इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। अगेन टिम डेविड को उन्होंने लिया, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया। डेफिनेटली वो एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था, कि उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया शुरू में। दे हैड अ डिजास्टरस सीजन, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दे डिडंट प्ले द बेस्ट 11 आल्सो। बट हाँ, हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं कर पाए वो, फॉर दैट रीजन। हार्दिक पांड्या, अगर पोलार्ड को उस वक्त को शायद रिलीज करते, हार्दिक पांड्या को रखते, मे बी वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। बट सेइंग दैट, मैंने जैसे कहा कि मुंबई इंडियंस इतनी आसानी से अपने प्लेयर्स, जो आइकॉन प्लेयर्स है, उनको इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। दे हैंग ऑन टू देम, और फिर probably उसके बाद में they eventually come into that coaching role also. We've seen that, but he has given them tremendous service, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक सरकारी नौकरी की तरह है अगर आप मुंबई इंडियंस के बड़े प्लेयर हो, कि लाइफ तक फिर आप सिक्योर हो, उसके बाद भी आपकी पेंशन वगैरह सब आती रहेगी। पेंशन थोड़ी ज्यादा है शायद सरकारी नौकरी से, पर चलिए उसके बारे में चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। हाँ, सिर्फ एक मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर्स को रिटेन कर पाते, तो इसलिए उनके लिए टफ भी था। इतने अच्छे प्लेयर्स थे, रोहित, सूर्या और बुमराह को तो आपको रिटेन करना ही था, तो शायद इसलिए चूक गए। पर शायद सोच रहे होंगे कि अगर पोलार्ड एक ही साल दे पाते, तो अगर हमें पता था उस टाइम तो हम कैसे करते। एक सवाल मुंबई पे, इसके बाद मैं चेन्नई की तरफ जाऊंगा। रॉबिन, मुंबई की बॉलिंग उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी पिछले साल। ना तो डैनियल सैम्स कंसिस्टेंटली कुछ कर पाए, मेरिडिथ, टिमाल मिल्स ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे रोहित शर्मा कि कौन मेरा रिलायबल बॉलर है जसप्रीत बुमराह के अलावा। अब उन्होंने जेसन बेरेंडॉर्फ को ट्रेड किया है यहाँ पे, और हम मानते हैं कि टिम डेविड एज एन ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर अगर फिट रहे तो खेलेंगे, लेकिन क्या अब भी बॉलिंग पे काफी सवाल उठते हैं। दोनों लेग स्पिनर को भी उन्होंने छोड़ दिया है, तो क्या बॉलिंग के लिए आप समझते हैं कि मुंबई इंडियंस ज्यादातर बॉलर्स को खरीदना चाहेंगे इस ऑक्शन में? मैं काफी शॉक्ड हूँ कि उन्होंने मयंक मार्कंडे को वापस अब रिटेन नहीं किया, क्योंकि वो पहले भी खेल चुका है मुंबई इंडियंस के लिए, अच्छा बॉलर, अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए। तो उनको ना रिटेन करना, मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। पर मुझे यकीन है कि जोफ्रा आर्चर रिकवर हो रहे हैं, ऑन ट्रैक हैं, और डेफिनेटली बुमराह भी फिट हो जाएंगे, तो उनका बॉलिंग अटैक, जब ये दोनों पीसेस आ जाएंगे इनकी टीम में, तो काफी स्ट्रॉन्ग और मतलब कंपेटिटिव टीम रहेगा इनका बॉलिंग, स्पेशली उनका बॉलिंग अटैक। वसीम, यूजुअली ओवरसीज लेग स्पिनर्स जो है बड़े डिमांड में नहीं होते आईपीएल ऑक्शन में, लेकिन क्या इस साल कुछ अलग देखने को मिलेगा? अगर एडम जैम्पा जिस तरह के फॉर्म में रहे हैं, तबरेज शामशी और रादिल रशीद का जिस तरह वर्ल्ड कप गया है, क्या इस साल स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होगी? लाइक अ टीम लाइक मुंबई को आप ले लीजिए कि वो यंग रुकी स्पिनर्स को छोड़ के शायद एक्सपीरियंस्ड ओवरसीज स्पिनर्स के पीछे जाएंगे। मुझे लगता है उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको इंडियन ऑप्शन में कोई ऐसे रिलायबल ऑप्शंस बहुत नहीं मिलने वाले, तो दे विल इवेंचुअली हैव टू गो देयर। बट अगेन, अगर वैसे हुआ तो फिर उनको कहीं ना कहीं जेसन बेरेंडॉर्फ या फिर दूसरे लोगों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टिम डेविड उनके, मुझे लगता है, डेफिनेट खेलने वाले प्लेयर हैं। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर डेफिनेटली खेलेंगे। तो अगर एक फॉरेन स्पिनर आप लेते हो, तो फिर आप कौन से फॉरेन प्लेयर को नहीं खिलाओगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट अगेन थोड़ा सा वीक होने वाला है, और वो कॉम्बिनेशन 4 ओवरसीज का बिठाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन स्पिनर्स बहुत सारे पूल में आने वाले हैं, जो कि अब तक नहीं किसी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं वो एक अगेन थोड़ा वीक डिपार्टमेंट होने वाला है मुंबई इंडियंस। छोटे ऑप्शन में शायद कभी-कभी ये एक आध प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर बड़ी रकम ले जाते रहे ऑप्शन में से, लेकिन देखेंगे अगर स्पिनर्स, ओवरसीज स्पिनर्स के लिए डिमांड होगी या नहीं। नॉर्मली ऑप्शंस में इनके लिए डिमांड ज्यादा नहीं रहती है। सीएसके के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बड़ी खबर तो ये है रॉबिन के समझौता लगता है हो गया है रविंद्र जडेजा और सीएसके के बीच। पता नहीं आपको क्या कुछ सुनने को आया था लास्ट टाइम जब आप ड्रेसिंग रूम में थे? हमें तो बहुत कुछ सुनने को मिला, हम तो ड्रेसिंग रूम से काफी दूर थे, और लगा कि शायद जडेजा फिर ना खेले, कैप्टनसी की जो सिचुएशन थी उनको किस तरह से हैंडल किया, लगा कि शायद जड्डू से नाराज होकर फिर से नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जो कि वो रिटेन हो चुके हैं, हम सेफली मेरे ख्याल से समझ सकते हैं कि अब जडेजा एज अ प्लेयर उनके भविष्य का एक बड़ा हिस्सा है। आप शो के बाद मुझे बताना है कि आप सुना आपने, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि हुआ क्या था। बहुत कम लोगों को पता है कि हुआ क्या था, पर शुक्र है कि वो सेटल हो गई है वो चीज, क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और रहा है सीएसके के लिए, और रहेगा भी आगे जाके। तो
क्या वो भी वापस इंजरी से आ रहे हैं, तो वो भी कीन रहेंगे परफॉर्म करने के लिए। और वो जब आएंगे दीपक चहर के साथ, तो थोड़ा बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों थोड़ा थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे सीएसके की, क्योंकि अभी सीएसके के इंडियन फास्ट बॉलर्स जो है सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, अभी उसके साथ अभी दीपक चहर जब जुड़ेंगे इन तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ, काफी अच्छा पेस बॉलिंग लाइनअप बन जाएगा सीएसके का। और जब जड्डू है बीच में, जो वो 2-3 ओवर जो डालते हैं और जो फिनिशर का रोल निभाते हैं, वो मुझे लगता है कि इस टीम को और इस 11 को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। पर सीएसके को एक और चीज अब उनको देखना पड़ेगा कि एक एक इंडियन अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो खरीदे इस ऑक्शन में। एक ऑलराउंडर के साथ ही एक अच्छा इंडियन टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उनको चाहिए। या वो मयंक अग्रवाल के रूप में आते हैं या कोई किसी और के रूप में आते हैं, अभी वो देखना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि मयंक को थोड़ा शायद वो मयंक के लिए थोड़ा जा सकते हैं। बिल्कुल, टॉप ओवर बैट्समैन की शायद जगह बनती भी है इनकी टीम में, अगर बाय चांस इंजरी भी हो गई। वरना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सीजन हमने देखा कि कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी काफी मजबूत थी सीएसके के लिए। उसके बाद मोइन अली थे, रायडू थे, रॉबिन सफल रहे इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द सीजन, लेकिन अब उनको एक दूसरी सी टीम बनानी पड़ेगी। और शायद हमें लग रहा है फिर भी अगर हम टीम को देखें, एक बार दीपक चहर आ गए, रविंद्र जडेजा वापस आ गए, इट्स अ वेरी डिफरेंट लुकिंग टीम। इन दोनों खिलाड़ियों के बिना कोप नहीं कर पाए पिछले साल सीएसके, कुछ और इंजरीज भी थे, अवेलेबिलिटी इश्यूज भी थे, लेकिन अब लग रहा है कि ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम के लिए। जब धोनी के सामने वो कप्तान का वो साइन दिखता है तो ऐसे लगता है कि शायद ज्यादा इशू नहीं रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बातचीत कर लेते हैं। रॉबिन ने कहा है कि शायद मयंक अग्रवाल एक खिलाड़ी है जो हाई डिमांड में रह सकते हैं। शायद वसीम वो इस ऑक्शन के सबसे महंगे इंडियन प्लेयर साबित होंगे 23 दिसंबर को, क्योंकि जो प्रोफाइल जो उनका है कि शायद ही किसी और का होगा। सबसे पहले तो क्या आप सरप्राइज्ड है कि पंजाब ने उन्हें छोड़ दिया है इस ऑक्शन में, और काफी बड़ी बैलेंस पर्स रहेगी इनकी। साथ ही सनराइजर्स भी ऐसे ही बोट में, उन्होंने अपने कप्तान को छोड़ दिया है, अपने हाई प्रोफाइल साइनिंग निकोलस पूरन को भी छोड़ दिया, जो एक कैप्टनसी ऑप्शन रह सकते थे, अब वेस्ट इंडीज के लिए कप्तानी कर रहे हैं। तो इन दोनों फ्रेंचाइज की रणनीति के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या आप शॉक थे इस डिसीजन से? इतना मैं सरप्राइज नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शिखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो, और मुझे लगता है कि शायद जॉनी बेस्टो ओपन करते हुए नजर आएंगे, तो शायद मयंक की वहां पे वो कहीं ना कहीं उनको रिशफल करना पड़ता। तो इतना मैं सरप्राइज नहीं हूँ उनको रिलीज करने से। वो ओडियन स्मिथ, मुझे ऐसे लगा था कि शायद उनको रिलीज करेंगे, मे भी शाहरुख खान, बट शाहरुख खान पे उन्होंने फेथ दिखाया है। बट हाँ, मुझे लगता है कि एसआरएच शायद वो एक फ्रेंचाइज हो सकती है जो उनके लिए जा सकती है। उसके अलावा एक दो और फ्रेंचाइज है, क्योंकि एसआरएच में केन विलियमसन नहीं है, निकोलस पूरन को भी उन्होंने रिलीज किया है, बट पॉसिबिलिटी है कि शायद उनको वापस से बाय बैक करे और शायद उनको कप्तान भी बनाए। तो मयंक, मुझे लगता है कि वो एसआरएच प्रोबेबली एक टीम ऐसी हो सकती है, नॉट अ कैप्टनसी ऑप्शन, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली टॉप ऑफ द ऑर्डर उनका अभिषेक शर्मा है, शायद उनको पार्टनर करने के लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑलमोस्ट लग रहा है कि हमने इन दोनों फ्रेंचाइजेस का साथ में बातचीत का, हम इसलिए इनके बारे में साथ में चर्चा कर रहे हैं। रॉबिन, की अग्रवाल शायद यहाँ से वहां बिल्कुल जा सकते हैं। एसआरएच के बाद के पास सबसे ज्यादा बैलेंस पर्स रहेगा, एक जगह बनती है द टॉप ऑफ द ऑर्डर केन विलियमसन के रिलीज होने से, और आप इंडियन बैट्समैन को आपको मिल जाएगा, कैप्टन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और आई थिंक फेयर टू से है कि पिछले साल मयंक अग्रवाल थोड़े से या तो नाराज या ना खुश रहे, क्योंकि उनको कभी कभी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़ी। लग रहा है कि वो टॉप हैवी टीम थी पंजाब की बैटर्स के साथ। तो क्या आप देख सकते हैं कि शायद मयंक सनराइजर्स पे चले जाए अगले साल? हाँ, जा सकते हैं। ऑक्शन में क्या होता है किसी को पता नहीं है, वो मतलब लक के ऊपर है। पर बिल्कुल जा सकते हैं वो सनराइजर्स के पास। पर मुझे लगता है कि सनराइजर्स बहुत हार्ड जाएंगे बेन स्टोक्स के लिए, क्योंकि अगर उनको बेन स्टोक्स मिल गया तो एक कप्तानी के रूप में एक प्लेयर भी मिल गया उनको, तो वो कप्तान भी कर सकते हैं और वो पसंद करते हैं ओपन करना बैटिंग। तो मुझे लगता है कि वो हार्ड जाएंगे बेन स्टोक्स के लिए। और अगर वो उनको पिक करेंगे तो बेन स्टोक्स ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। और नंबर 3 पे उनके पास राहुल त्रिपाठी हैं, एडन मार्कम है।
तो अच्छा बैटिंग लाइनअप बन जाएगा उनका। पर उनको छोड़ के अगर वो उनको बेन स्टोक्स नहीं मिला तो वो जरूर मुझे लगता है कि केन विलियमसन को या मयंक अग्रवाल को खरीद सकते हैं वापस। शाहरुख खान का जिक्र किया वसीम ने। रॉबिन, आपने हमारे इंग्लिश शो पे भी कहा कि क्या शाहरुख खान को रिलीज करना था और शायद सस्ते में वो वापस मिल जाते। ऑक्शन में 9 करोड़ के लिए खरीदा था उन्हें, और पूरी सीजन के लिए खेले भी नहीं वो पंजाब किंग्स के लिए। क्या आपके मन में शाहरुख खान का रिटेंशन समझदार रिटेंशन है? बहुत समझदार रिटेंशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो फिनिशर के रूप में खेल सकते हैं काफी सारी टीम्स के लिए। और एक मुझे यकीन है कि सीएसके उनके ऊपर उनका नजर शाहरुख खान के ऊपर है, और अगर वो ऑक्शन में आते तो सीएसके जरूर जाता एज अ अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फिनिशर वो डेवलप करते, क्योंकि अगर ये एमएस धोनी का लास्ट सीजन है तो उनको भी एक अच्छा फिनिशर चाहिए। तो इंडियन फिनिशर्स एक बहुत ही कीमती कमोडिटी है आईपीएल में। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन फिनिशर्स जो है हार्दिक पांड्या हैं, दिनेश कार्तिक हैं, रविंद्र जडेजा हैं, और अभी अगर देखेंगे तो ग्रूम करने वाले हैं राहुल त्रिपाठी और संजू सैमसन। इनको छोड़ के और कोई फिनिशर्स है नहीं हमारे पास एट द मोमेंट। तो शाहरुख खान एक्चुअली जिताए हैं तमिलनाडु को लास्ट ईयर मुश्ताक अली में, और एक आध टूर्नामेंट्स में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने जिताए हैं। तो वो बहुत ही कीमती प्लेयर होगा अगर वो ऑक्शन में जाता, तो मेरे हिसाब से वो मयंक अग्रवाल के साथ थोड़ा compete करता है वो हाईएस्ट प्राइस के लिए। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दिल्ली और राजस्थान के बारे में थोड़ी सी बातचीत होता है। एक-एक सवाल मेरा आप दोनों से इन फ्रैंचाइज़ेस पे। सबसे पहले दिल्ली के बारे में, वसीम शार्दुल ठाकुर को उन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया है केकेआर की तरफ, तो एक फर्स्ट 11 में एक जगह तो बनती है। सबसे पहले क्या उन्हें शार्दुल ठाकुर को एक सीज़न और देना चाहिए था? बड़ी रकम के लिए खरीदा था उन्हें। समझते तो है ही कि हम जिस टीम में वो जाएँगे शार्दुल ठाकुर 11 में तो ज़रूर उनको जगह मिलेगी। ऐसे प्लेयर को वो कैसे रिप्लेस कर लेते? क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के बीच के बारे में सवाल ज़रूर उठे थे पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जी, आई मीन शार्दुल ठाकुर अगर एनरिक नौके फिट होते हैं और सारे मैचेस खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो वैल्यू बढ़ाते हैं बहुत। वो अगेन फिर एक वन चेंज बॉलर बन जाते हैं, और देन ही विल प्रोबेबली बैट एट नंबर 8 जो उनको सूट करता है। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे। बट लास्ट सीजन नॉर्किया के नहीं खेलने से वो थोड़ी सी उनकी बॉलिंग काफी हल्की हो गई थी और उनको नया बॉल डालना पड़ रहा था जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो पेस नहीं है। बट इस सीजन मुझे सरप्राइजिंग है कि उन्होंने उनको रिलीज कर दिया इतने बड़े प्राइज में लेने के बावजूद। बट आई फील कि ये टीम फिर भी काफी बैलेंस्ड है। उसके अलावा भी उनकी जो प्रोबेबली पोजीशन की जो प्रॉब्लम होगी वो मे बी नंबर 6 की हो सकती है, क्योंकि वहां पे ललित यादव खेल रहे थे। ललित यादव अगर नहीं खेलते हैं तो वो जगह कौन खेलेगा? तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान को उन्होंने 3 नंबर कंसिस्टेंटली खिलाना चाहिए, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है सारे फॉर्मेट्स में। और मे बी मिचेल मार्श और ऋषभ पंत 4 और 5 पे आ सकते हैं, और फिर नंबर 6 पे आई डोंट नो मे बी ललित यादव, उसके बाद आपके पास अक्षर पटेल है। तो ये एक शायद उनको थोड़ा सा जिक्सॉ पजल करना है। और एक वो यश धूल भी एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, अगेन वो भी नंबर 3 पे खेलने के दावेदार है, खेलते हैं वो टॉप ऑर्डर में। तो वो उनको मुझे लगता है थोड़ा फिक्स करना है, अदरवाइज काफी सॉर्टेड टीम है दिल्ली कैपिटल्स। चलिए राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करते हैं रॉबिन। और जिस तरह दिल्ली ने भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हालांकि शार्दुल ठाकुर बड़े प्लेयर थे, राजस्थान ने भी ऐसे प्लेयर्स रिलीज किए जिनका प्रभाव ज्यादा नहीं था पिछले सीजन उनके लिए। ये टीम फाइनल तक पहुंची थी। काफी लोग समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है और बिल्कुल बैट्समैन है, बॉलर्स है, काफी सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है। लेकिन जो 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज किया है, जो ऐसे लग रहा था कि जल्दबाजी में उन्होंने लेट ले लिया था पिछले साल के ऑक्शन में, अब भी बैलेंस के सवाल उठते हैं इनके लिए, क्योंकि नीशम, मिचेल, वांडर डूसन सबको उन्होंने 1-2 मैच दिए, लेकिन कोई अपनी जगह बरकरार नहीं कर पाया उस टीम में। तो क्या अब भी 1-2 स्लॉट के लिए और कम पर्स में आप चिंता करते हैं इनके लिए? आप कुछ भी कंक्लूजन निकाल सकते हो इसमें से, क्योंकि जो प्लेयर उन्होंने रिलीज किए हैं काफी अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स है। रासी वैन डूसन जैसे प्लेयर पिछले साल ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो अगर वो फिट रहेंगे तो काफी डेंजरस बैट्समैन है और अच्छा बैकअप ऑप्शन है वो आपके लिए। पर फिर भी उन्होंने रखा नहीं उनको। मुझे प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है कि उनका प्लान क्या होगा। अगर जो भी होगा प्लान थोड़ा हिट एंड मिस होगा, बहुत लकी होना चाहिए उनको अगर वो
किसी और को पिक कर मतलब किसको पिक करना चाह रहे होंगे? अगर शायद मुझे लगता है कि जो बैकअप ऑलराउंडर्स हैं 3 बड़े नाम को छोड़ के, शायद रोमारियो शेपर्ड, जेसन होल्डर, वैसे वाले प्लेयर्स को शायद टारगेट कर रहे होंगे आरआर। ठीक है, चलिए जेसन होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं और लखनऊ और गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। 2 नई फ्रेंचाइज और गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियंस है। पहले टाइटंस के बारे में बात कर लेते हैं वसीम। लॉकी फर्गुसन को केकेआर को ट्रेड करना, ये बड़े प्लेयर थे इनके लिए, लेकिन हर मैच नहीं खेले पिछले साल। साथ ही गुरबाज को भी ट्रेड किया है उन्होंने। ज्यादा काफी सिमिलर 11 हो सकती है अगले साल, लेकिन अभी भी बैलेंस पर्स है। तो सबसे पहले लॉकी के रिलीज के बारे में मुझे बताइए, और सेकंड, क्या अभी ये स्ट्रॉन्ग टीम है अगर सिर्फ 1-2 प्लेयर और जोड़ दे आप इनमें? स्ट्रॉन्ग टीम तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही प्लेयर्स खेलने वाले हैं। गोइंग इनटू लास्ट ईयर्स ऑक्शन ऐसे लगा था, क्योंकि डेविड मिलर इतने बढ़िया फॉर्म में नहीं थे, तेवातिया का कुछ पता नहीं था, हार्दिक पांड्या जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उनके बारे में नहीं पता, बट अभी हम सबको पता है शुभमन गिल है सेटल्ड इन नाइसली। मैथ्यू वेड मुझे ऐसे लगा था कि मे बी शायद उनको रिलीज किया जाएगा। गुरबाज कुड बी दैट वन, क्योंकि वो यंग प्लेयर है, एक्साइटिंग प्लेयर है। तो मैं एक्चुअली उनके और लॉकी फर्ग्यूसन के ट्रेड करने से थोड़ा सा सरप्राइजिंग, लॉकी फर्ग्यूसन बहुत ही सरप्राइजिंग मुझे लगा कि ट्रेड किया है उन्होंने, क्योंकि अच्छे प्लेयर है। इवन दो थोड़े से हिट एंड मिस थे, लेकिन अगेन ऑन हिज डे इज अ वेरी गुड बॉलर। तो थोड़ा सा मैं सरप्राइजिंग हूँ कि उनको रिलीज कर दिया उन्होंने, और इवन गुरबाज को रिलीज कर दिया। अदर देन दैट उनकी ऑलमोस्ट सारी टीम तो वही है, बट किसके पीछे वो जाने वाले ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि अदर देन दैट काफी सेटल्ड 11 है। क्योंकि रिद्धिमान साहा में भी हम उनको शायद वापस से ओपन करते हुए देखेंगे, बट बहुत ज्यादा क्रिकेट रिद्धिमान साहा नहीं खेल रहे, तो अगेन स्ट्रेट अवे आईपीएल में आना और खेलना कभी कभी इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि जो 3 खिलाड़ी है, जो लगता है सारे टीम्स के विश लिस्ट पे रहेंगे, कैमरन ग्रीन, सैम करन, बेन स्टोक्स। शायद गुजरात को अगर सिर्फ 1-2 प्लेयर पे ही अपने बैलेंस पर्स खर्च करनी होगी तो शायद वो अच्छे पोजीशन में रहेंगे। बाकी की टीम, जिस तरह वसीम ने कहा, इज प्रीटी मच द टीम दैट वन लास्ट ईयर। लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में अगर बात करें, रॉबिन, जेसन होल्डर को छोड़ दिया उन्होंने और मनीष पांडे को भी छोड़ा है उन्होंने। तो ये टीम ऑलराउंडर्स को काफी पसंद करते हैं। क्या लाइक फॉर लाइक ऑलराउंडर मिलेगा उन्हें? वैसे तो काफी ऑप्शंस, विकल्प तो है ही इस टीम में। तो इनके रिलीज से थोड़े से भी सरप्राइज रहे आप, मनीष पांडे और जेसन होल्डर? जी नहीं, इनफैक्ट मनीष पांडे और जेसन होल्डर लास्ट ईयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, तो उनको वो एक नंबर 3 का बैट्समैन जरूरत है एलएसजी को, तो वो शायद थोड़ा हार्ड जाएंगे मयंक अग्रवाल के लिए। मुझे लगता है ये एक और टीम रहेगा जो मयंक अग्रवाल के लिए थोड़ा हार्ड जाएंगे, क्योंकि मयंक और केएल राहुल काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं बचपन से और उनको एक अच्छा नंबर 3 का बैट्समैन चाहिए, वो वहां पे एक पोजीशन है। तो मयंक अग्रवाल नंबर 3 पे खेल सकते हैं, केएल राहुल उनके लिए और गौतम गंभीर उनके लिए बिड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जेसन होल्डर ऑब्वियसली उनके पास शायद दो ही स्पॉट्स वो शायद देख रहे होंगे, एक ऑलराउंडर जो जेसन होल्डर को रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरा वो नंबर 3 बैट्समैन। तो मुझे लगता है कि उनका फोकस इन दोनों प्लेयर में होगा, और इनके पीछे शायद 2 और बैकअप्स होंगे। अगर ये दोनों नहीं मिले तो इनको छोड़ के कौन? चलिए, आरसीबी और केकेआर के बारे में आखिरकार हम बात कर ही लेते हैं। ये 2 टीम ऐसे रहेंगे जो सबसे कम बैलेंस पर्स के साथ जाएंगे ऑक्शन में, जो 23 दिसंबर को कोची में होगा। आरसीबी की अगर हम बात करें वसीम, तो आरसीबी फैंस शायद खुश होंगे कि नॉर्मली ये टीम ऐसी होती है जो काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर लेते, बड़े पर्स के साथ जाते, लेकिन अब लग रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के साथ। रजत पाटीदार जो रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, इतना बड़ा प्रभाव इनका रहा प्लेऑफ्स, जब प्लेऑफ्स आए थे पिछले साल। और शाहबाज अहमद है, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, हासारंगा, हेजलवुड, 99% ऑफ द स्क्वाड उन्होंने रिटेन किया ही है। जेसन बेरेंडॉफ को बस ट्रेड किया है, नो सरप्राइजेस अदरवाइज इन द रिलीज। तो ऐसे लग रहा है आरसीबी को ज्यादा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है इस ऑक्शन पे। क्या आप खुश है स्क्वाड से? ये अब भी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है? स्ट्रॉन्ग तो स्क्वाड है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उनके जो 2 यंग प्लेयर उभर के आए हैं, शाहबाज और रजत पाटीदार, आई थिंक वो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि अगर वो आपके जो इंडियन टैलेंट है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप फिर से ढूंढने लग जाते हैं। और जब आपके ये इंडियन टैलेंट परफॉर्म करते हैं, देन यू नो कि आपकी टीम अच्छी बन गई है, क्योंकि इवेंचुअली आपके 7 प्लेयर इंडियंस खेलने वाले हैं। तो आई फील वो 2 प्लेयर उभर के आए हैं,
दैट इज द रीजन व्हाई दे हैवंट चॉप्ड एंड चेंज टू मच, जो हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगेन आरसीबी एक स्ट्रांग यूनिट होगी। जी, और आखिरकार केकेआर की अगर हम बात करें रॉबिन, तो उनके पास भी ज्यादा पर्स रिमेनिंग नहीं है, लेकिन ये आरसीबी ने जिस तरह अपनी रणनीति बनाई इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी सारी अपनी जो बिजनेस डीलिंग्स किए हैं वो ट्रेडिंग में किए हैं। उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को ले लिया है, शार्दुल ठाकुर को ले लिया है, अब ज्यादा पर्स तो बचता है नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है कि बड़े प्लेयर्स को उन्होंने ट्रेड में ले लिया, ऑल्टरनेटली वो अब बैलेंस पर्स के साथ ऑप्शन में जा सकते थे। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये लोग केकेआर क्या कर रहे हैं कि ये अभी उनका 11 ऑलमोस्ट फॉर्म हो गया है, बस उस 11 के लिए बैकअप प्लेयर शायद ढूंढ रहे होंगे इस ऑक्शन में, क्योंकि उनके पास ज्यादा पर्स नहीं है, वो बड़े प्लेयर के लिए जाएंगे नहीं। वो उनका फोकस रहेगा कि वो बैकअप प्लेयर्स ईच पोजीशन में जो है उनको सेलेक्ट करें। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो उन्होंने ट्रेड पहले किया और अपने पैसे वहां पे खर्च किए, और अभी इस ऑक्शन में सिर्फ बैकअप प्लेयर्स के लिए जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आप दोनों से। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सबसे महंगे प्लेयर कौन साबित होंगे ऑक्शन में, अगर आपको बस एक गेस करना हो अभी, और दूसरा के सारे रिलीज्ड प्लेयर्स में से सबसे बड़ा शॉक या सरप्राइज आपके लिए कौन सा था? तो रॉबिन, सबसे पहले शुरू करते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, क्या वो मयंक अग्रवाल होंगे या फिर ओवरसीज खिलाड़ी होंगे, सैम करन, बेन स्टोक्स या कैमरन ग्रीन? मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स या कैमरन ग्रीन सबसे मतलब एक्सपेंसिव खिलाड़ी होंगे, ओवरसीज प्लेयर। ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल थोड़ा सरप्राइजिंग था, पर एक्सपेक्टेड भी था एक तरीके से, क्योंकि उनका बैटिंग जो है वो टीम इतना टॉप हैवी है कि वो 4 नंबर पे भी खेले थे लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि उनको रख सकते थे, क्योंकि एज अ कैप्टन वो खेले हैं लास्ट ईयर। तो पर अब आगे तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। वसीम? जी, आई मीन मुझे लगता है कि ये तीनों ही एनीबडी इन द ऑर्डर, मुझे लगता है सैम करन कुड बी दैट वन, क्योंकि वो आपको डेथ ओवर में बॉलिंग डाल के दे सकते हैं, और वो ऐसे प्लेयर है जो 3-4 नंबर पे भी बैटिंग करते हैं, एंड ही कुड प्ले अ फिनिशर्स रोल। तो मुझे लगता है सैम करन कुड बी द मोस्ट हाईएस्ट पेड प्लेयर पॉसिबली। कैमरन ग्रीन की डेथ बॉलिंग का इशू है, अगेन ही इज अ फाइन प्लेयर, और वो बैटिंग करते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो अगेन वहां क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ही इज डन वेल ओपनिंग द बैटिंग, तो वो कितनी टीम के पास वो जगह अवेलेबल है। बेन स्टोक्स इज अ वर्सेटाइल क्रिकेटर, ही कुड डू एनीथिंग, ही कैन बैट टॉप ऑफ द ऑर्डर और इवन 5 नंबर पे भी। तो आई फील बेन स्टोक्स एंड सैम करन माइट बी द हेवीएस्ट पेड प्लेयर। मुझे लगा कि थोड़ा निकोलस पूरन और मे बी मयांक और इवन लॉकी फर्ग्यूसन का ट्रेड, ये तीन थोड़े सरप्राइजिंग लगे, टू बी ऑनेस्ट। चलिए, देखा जाएगा ऑक्शन में आखिरकार क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रॉबिन उथप्पा और वसीम जाफर। ये था हमारा आईपीएल रिटेंशन डे शो ESPN क्रिकेट हिंदी पर।